नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन की तरफ से यह निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ की गई है, जिसमें से आज आपके लिए ज्योग्राफी की यह दूसरी क्लास है। इसमें आपकी एक कक्षा पहले से हो रखी है और यह दूसरी क्लास है ज्योग्राफी चैप्टर 7 क्लास 10th की, जिसमें लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इसको कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हम इसके बारे में आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले जो हमने एक आपको बात बताई थी उसमें आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होगी, जिसमें हमने कहा था राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे बड़ी राजमार्ग है भारत में और इसको 44 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 और 2 को मिलाकर के 7 बना था और जिसे 7 कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसे 44 के नाम से जाना जाता है। इसकी नई जो लंबाई है, इसकी लंबाई बढ़कर के हो गई है, इसकी लंबाई 3745, इसकी लेंथ हो गई है 44 NH 44 की। यह आपकी अभी लेंथ है वर्तमान की, नोट कर लीजिएगा। कहीं आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब है राज्य राजमार्ग। अब देखते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज अगर हम बात करते हैं, जिसमें से अगर हम चर्चा करते हैं, जिसमें HIGH, हाँ, इसमें हम चर्चा करते हैं। कहता है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। मतलब यह जो राज्य की राजधानी होती है उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण PWD द्वारा इसकी देख रेख की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जिसको सार्वजनिक निर्माण विभाग बोलते हैं। राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं। कहता है रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स आर known as a state highways. These roads are constructed and maintained by the state public workers department. इसको बोलते हैं स्टेट पब्लिक, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD इसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे अब है जिला मार्ग। कहता है इसमें ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद करवाता है। एक चुनाव होता है जिला परिषद का, यह प्रमुख से ऊपर होता है। ग्रामीण में अगर देखिएगा, जिसमें सरपंच होता है, सरपंच के बाद प्रमुख होता है। प्रमुख के ऊपर यह स्टेट, यह हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सरपंच हुआ गांव के स्तर का, उसके ऊपर प्रमुख हुआ ब्लॉक स्तर का, उसके ऊपर जिला पार्षद हुआ, यह जिला का हुआ और इसी के अधीन में यह डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, इसी के अधीन में काम करती है। क्लियर? चलिए, अब है सीमांत सड़कें, यानी इसको बॉर्डर रोड्स कहते हैं, बॉर्डर रोड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कहने का मतलब है भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देख रेख करती है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर रोड्स। 1960s इनकी एस्टेब्लिश की गई थी बॉर्डर रोड की, और बॉर्डर रोड की 1960s में एस्टेब्लिश की गई थी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजिंग ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द country. This organization was established in 1960 और इसको 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था।
ध्यान दीजिएगा आगे। सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़क घनत्व आपको बताया था कि 100 किलोमीटर में सड़क उसकी जो लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अब है रेल परिवहन भी हमने देखा था, और टोटल अभी भारत में जोनों की संख्या 19 है, हमने पढ़ रखा है। रेल को बताया था, रेल परिवहन देखिए सबसे पहले अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है जिसको परिवहन बोलते हैं, तो पहले सड़क परिवहन शुरू किया गया था। सड़क के बाद रेल परिवहन आया अस्तित्व में, इसके बाद रेल परिवहन आपका अस्तित्व में आया। याद रखिएगा, सड़क के बाद रेल परिवहन 1853 में पहला मुंबई से थाने तक के लिए 34 किलोमीटर के लिए रेलगाड़ी चलाई गई थी। 34 किलोमीटर इन फर्स्ट ऑफ ऑल 1853 में मुंबई से थाने के लिए, हिंदी में थाने ऐसे लिखते हैं, थाने और थाने ऐसे लिखते हैं, और यह मुंबई का ही जगह है। मुंबई से थाने के लिए यह दूरी 34 किलोमीटर चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की यह दूरी कवर करी थी फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी जो भारत में चालू हुई थी, ट्रेन उसकी। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2011, यह पुराना डाटा है, 2011 का डाटा है जो एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग है। 31 मार्च 2011 के दिन भारतीय रेलवे परिवहन मार्गीय लंबाई 64,460 थी। यह 2011 का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा हूं, नया डाटा देख लीजिएगा। उसके बाद सबकी अलग अलग थी। स्टेशन 3133 से बताया था, स्टेशन की संख्या भी, स्टेशन भी बताया था, स्टेशन बताया था जिसमें 17 से इतना था। उसके बाद आपका अन्य कोच यानी 6493, यह कोच की संख्या थी। कोच जो बोगी जो होती है ना लगी हुई इंजन के पीछे, उसी को देखिएगा। उसके बाद वाहन तथा माल ढोने में 2,29,381 थी, और गाड़ियां सम्मानित थी, इतनी यह थी। अब देखिएगा नोट पे, भारतीय रेलवे परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। ठीक है, The Indian Railways in the largest public sectors undertaking in the country. The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853, covering a distance of 34 kilometers. Do you understand? Okay, very good. भारतीय रेल परिवहन को 19 प्रमंडलों में पुनः संकलित किया गया है। The Indian Railways is now recognized into 19 जोन। पहले यह जोन की संख्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 16 जोन दिए हुए हैं। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 16 जोन की बात करता है, लेकिन वर्तमान में 19 जोन हैं, जिसमें इंक्लूड मेट्रो जोन भी है। 2 मेट्रो जोन है। एक मेट्रो जोन अभी तो फिलहाल एक आपको पश्चिम बंगाल और इधर एक दिल्ली, ऐसे और बढ़ रहे हैं, तो पता नहीं उनको जोन में अभी बांटा है कि नहीं, उतना हमको नहीं कंफर्म है, लेकिन देख लेंगे फिर उसको। पाइपलाइन भी आपने देख लिया था, पाइपलाइन देखा था। पाइपलाइन के बाद अपने जल परिवहन, यहां से हम चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा दोस्तों, जल परिवहन क्या होती है, जिसको वाटरवेज बोलते हैं, वाटरवेज बोलते हैं। इसको मिटा सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा जरा मोटा मोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल परिवहन देखते हैं। जल परिवहन, वाटरवेज, वाटरवेज। भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्रा करते रहे हैं, और इनके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। इंडिया की जो कल्चर है, ट्रेड है, उनको फैलाने का काम किया है। ठीक है, और जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसको देखिएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे यानी लो कॉस्ट है इसकी, लो कॉस्ट है इसकी। कितनी है इसकी? लो कॉस्ट है, सबसे सस्ता माना जाता है, और यह भारी व असलाकाय वस्तुओं ढोने में अनुकूल है। इसमें बड़ी बड़ी भारी चीजें यहाँ पे ढोई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूलन है, पर्यावरण को भी अनुकूल करके रखा है। आगे देखिएगा, भारत में अंततः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किमी लंबा है। अगर इंडिया की बात करते हैं
इन इंडिया अगर बात करते हैं 14,500 किलोमीटर यह लंबा है, ठीक है। क्या है? नौसंचालन जलमार्ग, नौसंचालन जलमार्ग, ठीक है, नेविगेशन। हाँ, उसके बाद इसमें केवल 5,000 केवल इसमें इसी टोटल है, ठीक है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकायनों द्वारा चलाया जाता है। यह मशीनरीज के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें 5,685, बाकी सब इधर उधर हाथ से घोड़ से जैसे चलाना होता है चलाया जाता है, ठीक है। देखते हैं उसके बाद धारा तय किया जाता है और निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग भारत, ध्यान दीजिएगा। अब है मेजर सी पोर्ट्स, मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स की अगर बात करते हैं, मेजर सी पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो मेजर सी पोर्ट है इनके क्या काम है। तो हम कहता है भारत की 7516.6 इन इंडिया 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इतना आप अगर बात करते हैं किलोमीटर, लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्य व छोटे पतन है भारत में। 12 जो पोर्ट है इंपॉर्टेंट मतलब बड़े जो है लार्ज है वह 12 है, ठीक है। और 187 यह आपके पास कैसे है? मध्य और छोटे, मिडिल एंड स्मॉल, यह आपके पास है। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, देखिएगा विद अ लॉन्ग कोस्टल लाइन of 7,516.6 kilometer, India is dated with 12 measure and 200 notify, और 200 को नोटिफाई किया गया है, इसकी चिन्हित किया गया है, नोटिफाई किया गया है। नन मेजर्स ऑन मेन इंटरमीडिएट पोर्ट्स के तौर पर इसको, जैसे कहीं रुकावट के तौर पर रोक दिया गया, ऐसे करके भी किया गया है। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित हुआ। एक कच्छ गुजरात का एक जिला है कच्छ, और जिला पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और यहीं पे एक कांडला पोर्ट है, कांडला कांडला पोर्ट है। और इसका सबसे पहले भारत में जब फ्रीडम हमें मिली थी तो उसके बाद इसका गठन किया गया था, कांडला पोर्ट को, ठीक है। आगे देखिएगा, कांडला इन द कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे देखिएगा, मुंबई बृहद पतन है और जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्राप्त करता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स की अगर बात करें तो यह मुंबई में है, याद कर लीजिएगा, मुंबई में है और जो कि बड़ा है, ठीक है। आगे, मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट्स विद स्पेसियस नेचुरल एंड वेल सेटरेड harbor. The Jawaharlal Nehru Port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve a hub parts for this region, जिसमें कहा लोहे अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमा गांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यह मारमा गांव कहाँ है पता कीजिएगा, मारमा गांव जो पतन है यह लोहा के लिए, लोहा निर्यात जैसे हम भेजते हैं कहीं के लिए, उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। कहता है यहाँ से देश के कुल निर्यात का लगभग 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है और कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है और सुदूर दक्षिण पश्चिम में
कोची पतन है। यहाँ पे एक और पतन का नाम है कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर, ठीक है सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। द पोर्ट अकाउंट्स फ्रॉम अबाउट 50% of Indians iron ores exports. New Mangalore parts located in Karnataka caters to the export of iron ore concentrates from Kudremukh mines. Kochi is the extreme southwestern part. Kochi is the extreme southwestern part. आगे देखिएगा, चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है और व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है और विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है। विशाखापट्टनम से घिरा हुआ है और गहरा है इसलिए सुरक्षित है, गहरा और सुरक्षित स्थान है। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है इसी चीज को, चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ trade and cargo. Visakhapatnam is the deepest landlocked and will protect parts. ठीक है, आगे देखिएगा, ओडिशा में स्थित पाराद्वीप पतन, एक ओडिशा में पाराद्वीप है, याद कर लीजिएगा, पाराद्वीप इन ओडिशा है। लौह अयस्क का निर्यात करता है। निर्यात मतलब भेजना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट निर्यात, भेजना, इंपोर्ट मंगवाना। ठीक है, आगे देखिएगा, कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पतन है और पाराद्वीप आर लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन आर। कोलकाता इज एन इनलैंड रिंग पोर्ट्स। ठीक है, कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहाय पतन के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, हल्दिया सहाय के रूप में, हल्दिया कोलकाता के पास ही है। ठीक है, आगे देखिएगा, उसके बाद वायु परिवहन कहता है सन 1553 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और व्यवहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस, उसके बाद इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है और एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान कराती है। उसके बाद द एयर ट्रांसपोर्ट फॉर द नेशनलाइज इन 1953 एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। ठीक है, संचार सेवा, दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है, दूर संचार में, कम्युनिकेशन में। ठीक है, आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। एक दूसरे से अगर आदान प्रदान करेंगे तो उसे हम व्यापार कहेंगे। हाँ, ठीक है, कहा द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अलोंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इन रिफर्ड टू अस एज ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है और इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, कहा एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक्स प्रॉपर्टी। इट इज देयरफॉर considered the economics barometer for a country। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है और आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यह जो आपको बताया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसी भी देश के आयात निर्यात को बैलेंस करता है। जैसे हमने चीन का एग्जांपल दिया था कि ऐसा हो गया कि हम दो भेज रहे हैं और 8 मंगवा 10 मंगवा रहे हैं, तो हमारा बैलेंस नीचे झुकता गया, वो ज्यादा भेजते गए तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा और हमको कम बेनिफिट होगा। तो इस एवज में क्या करा कि हम 10 नहीं भेज करके 8 भेजेंगे,
थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा खाए भी होना देश के लिए उचित नहीं होता है। तो अगला देश हम पे हावी रहेगा, हमारी डिपेंडेंसी उसी पे, जैसे मोबाइल वगैरह में आप देखते हैं, ठीक है, तो हमारी डिपेंडेंसी उस पर बनी रहेगी इस तरह से। तो आज यह आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड होता है, और यह क्लास ज्योग्राफी की अब अगली कक्षा जो होगी चैप्टर 1 से प्रारंभ होगी, और बहुत जल्द ही होगी। फिलहाल के लिए यह कक्षा स्थगित की जाती है। अब ज्योग्राफी के बाद दूसरी कक्षा आपकी हिस्ट्री या अन्य किसी सब्जेक्ट की प्रारंभ की जाएगी 10वीं वालों के लिए, और यह सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है, या सारे लोग देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 10th वाले ही देखेंगे। चलिए, आज की इस कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस पे शामिल होने का मौका दें। आप सब लोगों को बेहद बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।